गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी आपने पी ब्लॉक का टेस्ट दिया। इसमें 11th वाला पी ब्लॉक भी था और 12th वाला भी, कुछ जो अभी 4-5 वीडियो डालें। इसलिए 11th वाला चैप्टर होने के कारण काफ़ी बच्चों की मतलब ये आ रही थी कि सर 11th वाला अच्छे से तैयार नहीं है। वो 11th का रीज़न आप 11th में जानते हो, इसलिए पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने दिया होगा अब तक के टेस्ट में सबसे ईजी लेवल है ये पेपर का। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आपको आंसर मैं बता दूंगा यहाँ से कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और क्यों आंसर है, ठीक है। उसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन की डिटेलिंग और चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों नहीं था, उसको क्या बोलेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे मैं हमेशा चारों ऑप्शन पे चर्चा करता हूँ। आज चारों ऑप्शन पे चर्चा नहीं करूँगा, ओनली फॉर आंसर पे चर्चा करूँगा कि ये आंसर है, इतना ही बताऊँगा। और क्यों है ये थोड़ा बहुत मैं रीज़न दूंगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट आंसर आपने किया होगा, सबका सही है मुझे पता है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? क्योंकि आप जानते हो ये वर्ग 15 के ऑक्साइड है और वर्ग 15 के ऑक्साइड में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण घटता है। और पूछा है इसने अधिक अम्लीय, तो सबसे ऊपर वाला अधिक अम्लीय होगा। और सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होता है आपका नाइट्रोजन, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सबका सही है, N2O5। क्या होगा? N2O5, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण कम होता है, यानी कि ऊपर वाला सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण किसका है? N2O5 का। चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील है? तो अभी आप सोच रहे हो सर ये सिंदूरी फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस के तो नाम ही हमने पहली बार सुने, लेकिन आपने लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस का नाम सुना है। और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव फास्फोरस होता है वो सफ़ेद फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस होता है? सफ़ेद फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव। सफ़ेद फास्फोरस सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। देन थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र क्या है? फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र आपने 11th क्लास में बनाया है, ये आपको पता है। सिंपल से ऑप्शन मैंने बोला है, ये इस MCQ पैटर्न का ये सबसे लो लेवल का पेपर होगा मेरे ख्याल से। इससे इजी पेपर मैंने नहीं बनाया कभी, ठीक है। फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र है, अब देखो आप सब जानते हो, ए ऑप्शन जो कैल्शियम कार्बोनेट है, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर है, अमोनियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर सी है वो आपका फॉस्जीन है। क्या है ये? फॉस्जीन का फॉर्मूला है, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है, किस कारण से बोरोन यौगिक लुईस अम्लों की तरफ व्यवहार करते हैं? किस कारण से, रीजन पूछा है, किस कारण से बोरोन यौगिक लुईस अम्लों की तरफ व्यवहार करते हैं? इसका रीजन था इलेक्ट्रॉन न्यून। भाई लुईस अम्ल कौन करेगा? जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। तो बोरोन के जो लुईस अम्ल व्यवहार करता है, जैसे कि BH3 BCl3 सब किसकी तरफ व्यवहार करते हैं? लुईस अम्ल की तरफ व्यवहार करता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो निम्न में से PCl5 से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। कहना चाहता है निम्न में से PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाया था। हालांकि इसकी इतनी जानकारी तो आपको 11th में भी दे रखी थी। निम्न में से PCl5 से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। देखना क्वेश्चन को समझना, गलत कथन पूछ रहा है ये, सही वाले को नहीं पहचानना आपको। ए दे रखा है, 3 निरक्षीय इक्वेटोरियल PCl बंद एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल त्रिकोणीय होते हैं और 120 का कोण बनाते हैं। 2 अक्षीय PCl बंद एक दूसरे से 180 का कोण बनाते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 90 का बनता है। नहीं, वो 120 और 90 बनता है, लेकिन वो जो 90 बनता है वो आपके इक्वेटोरियल उसके पैरेलल बनता है। ये यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी पूछा है, 2 अक्षीय। इट मीन्स ये, इसका मोटिव ये था, ये कहने का मतलब जैसे कि ये एक PCl है, इसकी तरफ ये एक बन रहा है और दूसरा ये 2 आपके अक्षीय हैं। इन दोनों का कितना बन रहा है? 180 कोण बन रहा है ना। और जो आपका ये जो 3 से Cl, इनके बीच का कितना बन रहा था? 120 बन रहा था, है ना। हाँ, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 90 था वो, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहना चाहता है कि अक्षीय PCl बंद की बंद लंबाई निरक्षीय PCl बंद की बंद लंबाई से अधिक होती है। बिल्कुल सही जवाब है ना, कि ये थोड़ी सी उसकी तुलना में ज़्यादा होती है। तो फिर गलत क्या है? PCl5 अणु अक्रियाशील होता है। ढंग से पढ़ना, इसको जल्दीबाजी में क्रियाशील मत पढ़ लेना। PCl5 अणु अक्रियाशील होता है। अक्रियाशील मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि इसके कथन में ये वाली बात गलत है और हमको गलत कथन ही पहचानना था। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 5 में ऑप्शन आएगा डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एम या मेटल है MF63 माइनस आयन बनाने में असमर्थ है? अब देखो, अब ये गैलियम है, इंडियम है, एल्युमिनियम है, बट यहाँ पे गरीब बेचारा कौन है? बोरॉन। रीजन डी कक्षक नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम 4 वैलेंसी दे सकता है। ये मान लो इनके पास भी बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास मानते हैं, बट इनके पास डी खाली है, इसलिए ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। बट बोरॉन के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आप समझ गए, ठीक है। देन अपन चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी 7 में देखो बड़ा एक पेचीदा मामला सा दे रखा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप। देखो ये इतना क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को समझिए आप। कॉलम ए के अंतर हेलोजन, देखो अंतर हेलोजन का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने बताया था आपको वेस्पर थ्योरी में, अंतर हेलोजन का मतलब है हेलोजन जैसे कि क्लोरीन आयोडीन से क्रिया कर रहा है ना, ऐसे ही आपका IF से क्रिया कर रहा है, जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल दे रखे हैं, IF7, IF5, ICl3, तो ये अंतर हेलोजन होते हैं, यानी कि हेलोजन अपने ही वर्ग में दूसरे हेलोजन से क्रिया करके कुछ यौगिक बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखो कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए में इनके एग्जाम्पल और बी में उनकी आकृतियां दे रखी हैं, अब मिलान करना है। अच्छा, यहाँ पे X और X डैश 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जो X है वो भी हेलोजन है और जो X डैश है वो भी हेलोजन है, लेकिन आपको हिंट दिया गया था कि X डैश है जो तुलनात्मक रूप से छोटा हेलोजन होता है ना, जैसे कि X डैश 7, अब देखो यानी कि IF7 इकलौता एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको बता रखा, तो आप इनके एग्जाम्पल को समझिए। अब आपको इनके एग्जाम्पल को समझने के लिए इनकी आकृतियों को बताना था, ठीक है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन थे ये बताना था आपको, हिंट मैंने दिया, तो जरा सोचिए आप। कॉलम ए में कह रखा है A-A, मतलब नॉर्मल इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो ये कह सकते हैं ICl। अब ICl कैसी ज्यामिति है? ICl आपकी रेखीय, ICl कैसी है? रेखीय, यानी कि फर्स्ट को मिला दो आप 3 से मिला दो, ठीक है, एक बार मिलान कर लो। ऐसे ही अगर आप बात करो X-3 से, तो आप इसको ICl3 ले लो, और ICl3 किस प्रकार की ज्यामिति बनेगी आपकी? ICl3 ज्यामिति बनेगी आपकी किस प्रकार से? ये ज्यामिति बन जाएगी आपकी T आकृति। ऐसे ये बन जाएगी आपकी IX5 बनेगी आपकी पंचकोणीय द्विपिरामिड। क्या बनेगी? वर्ग पिरामिड। IF7 कैसी बनेगी? वर्ग पिरामिड बनेगी, और IX7 ये बन जाएगी आपकी पंचकोणीय। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है? बी में मिलता है। ऐसा ऑप्शन ए में थर्ड यानी कि रेखीय, बी में फर्स्ट यानी कि टी आकृति, सी में फोर्थ यानी कि वर्ग पिरामिडीय, और डी में सेकंड यानी कि आपका पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये फिफ्थ जो ऑप्शन था चतुष्फल की, वो किसी में मैच नहीं करता, वो तो ऐसे दे रखा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे, सिलिकेटों की मूल संरचनात्मक इकाई है। सिलिकेटों की मूल संरचनात्मक इकाई है, इस बात को आप भली भांति से जानते हो। ये इनके चतुष्फल की SO4-4 जो इनकी मूल संरचनात्मक इकाई होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रबलतम कौन सा अम्ल? अब देखो आप हम लोग के केस में जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में, जितना ज़्यादा चार्ज प्लस में होता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। तो देन आपने ऑक्सीकरण अवस्था निकाली होगी, यहाँ पे +5 आ रही थी, यहाँ +7 आ रही थी, यहाँ पे +6 आ रही थी, और यहाँ पे +4। इट मीन्स ये आपका बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। आप समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चल दो। XeF2 किसका समसंरचनात्मक है? XeF2 ये कोई स्ट्रक्चर है, ये किसका समसंरचनात्मक है? यानी कि इसके समान, नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में इसके समान किसकी आकृति है? देखो आप समझ रहे हो XeF कैसा प्राणी है। XeF का मतलब है इसके बाह्यतम कोश में 2 बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लॉन पेयर है। कितने? 3 लॉन पेयर। तो आप सोचो बेरियम क्लोराइड ऐसा हो सकता है? नो। टेलुरियम फ्लोराइड डाइफ्लोराइड ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। एंटीमनी ऐसा हो सकता है? नो, इसके पास 1 और 3 है। बट अब ICl2 और माइनस, देखो आई के बाह्यतम कोश में 7, लेकिन माइनस की वजह से हम कितना मानते हैं? 8, और 2 सिग्मा, वो सेम टू सेम। इट मीन्स कैसे लक्षण है इसके अंदर? सी की तरह, ICl2 माइनस की तरह। सही होगा सबका आई थिंक। निम्न में से इलेक्ट्रॉन न्यून कौन सा है? जैसे ये ऑप्शन है। अब इलेक्ट्रॉन न्यून कौन सा है? देखो
PS3 क्या इलेक्ट्रॉन न्यून है? नहीं, इसके पास तो अष्टक है। क्या CS3 का मतलब था ये 2 CS3 हैं, यहाँ कार्बन का अष्टक पूरा है। ऐसे ही SiCS3 का मतलब भी यही था कि यहाँ SiCS3 ऐसे जुड़े हुए हैं। ये आपको सिर्फ इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाने के केस में था। बट यहाँ BH3 एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। एट मीन्स यहाँ ऑप्शन में आपका आएगा बी ऑप्शन होगा। 11th का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जियोलाइट, 12वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? जियोलाइट के लिए सही है। जियोलाइट के लिए कौन कौन सही है? कठोर जल को मर्दूकरण करने में, जी हाँ बिल्कुल काम करते हैं। GSM-5 अल्कोहल से गैसोलीन में परिवर्तित करता है। GSM-5 भी एक प्रकार का जियोलाइट है जो अल्कोहल को सीधा गैसोलीन में परिवर्तित करता है, ये भी इसके कथन में सही है। इनमें सरेंडर होते हैं, बिल्कुल सरेंडर होते हैं सभी, यानी कि सभी बात सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, 12 में क्या आ जाएगा? डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आइसक्रीम तथा आइसक्रीम, वाह आइसक्रीम कितना मज़ा आ जाता है। मैंने इसलिए अंडरलाइन किया, कई बच्चों को बहुत शौकीन होते हैं आइसक्रीम के, है ना, रोटियों के साथ में खा लेते हैं। आइसक्रीम तथा हिमस्थित भोजन में, वाह भोजन भी है। आइसक्रीम तथा हिमस्थित भोजन में किस प्रयोग किया जाता है? किसे प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब होता है किसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखो, गैस तो जो आपके ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनमें यूज होता है, शुष्क ठोस अलग चीज़ होती है, एंड ये जो लिक्विड है यानी कि द्रव, यानी कि इसका समझ गए? ठीक है। तो ये आपके केस में 13 ऑप्शन था, जिसका ऑप्शन नंबर है सी, 13वें का सी। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही है। अब बताओ कैसी कैसी बातें आ गई आपके सामने। आप सोचा था ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब कर सकते हैं। 1 सिग्मा 1 पाई, वैसे लगता कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ये बेचारा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं है बेचारा। ठीक है। यहाँ एक और बॉन्ड होता है जिसको अपन काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा कार्बन के केस में सही है, कार्बन के केस में सही है भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 सिग्मा और 2 पाई, इसका सही जवाब होता है। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है वहाँ पे बताया गया, इसलिए दाता परमाणु का काम करता है, ये सब आपको बता रखा है। देन 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन, अभी 4 स्टेटमेंट है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर स्थित होता है? नो। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर स्थित होता है? नो। प्रत्येक तृतीय कार्बन परमाणु पर स्थित होता है? नो। परत में विस्थानीकृत होता है? बिल्कुल सही जवाब है, परत में विस्थानीकृत होता है, और राइट आंसर है इसका। ठीक है। देन एक को रिएक्शन दे रखी है 16 में, PCl5 + H2। क्या क्या रिएक्शन है? PCl5 + H2, ए और बी बनता है, लेकिन आगे एक ही रिएक्शन H2O से फिर से करा रखी है, और उससे बन रहा है H3PO4। तो पहचानना क्या था? उपयुक्त अभिक्रिया में केवल ए को पहचानना था कि वो ए क्या था। और जैसे कि आपने रिएक्शन करी होगी तो PCl5 किससे रिएक्शन करी होगी, तो यहाँ बना होगा आपका APOCl3 बनता है और बी बनता है आपका 2HCl। और ये जो यहाँ पे POCl3 की अभिक्रिया कराते हो आप और 3 H2O के साथ कराओगे तो यहाँ पे 3HCl फिर से बन जाएंगे और ये बन जाएगा H3PO4। ये मैंने अभी पी ब्लॉक में कराई थी, यानी कि राइट ऑप्शन क्या था इसका? POCl3। इसके अंदर भी 16 में भी सी। अब बोल रहे हो सर बी और सी ज़्यादा दे रहे हो आप, ए का तो कहीं दर्शन ही नहीं कराया। नहीं होगा भाई साहब, ए का दर्शन किसी ने ए किया है वो गलत है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 17 कहना चाहता है शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अभी कल परसों एक पार्ट में कराया था कि शुद्ध नाइट्रोजन बेरियम एजाइड से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बेरियम एजाइड से शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। उसके बाद आपका था वर्ग 15 के हाइड्राइडों के स्थायित्व का क्रम होगा। वर्ग 15 के हाइड्राइडों के स्थायित्व का क्रम होगा। आपको पता है स्थायित्व का क्रम हाइड्राइडों के केस में जैसे जैसे आकार बढ़ता है, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, स्थायित्व कम होता है, यानी कि सबसे ऊपर कौन है? नाइट्रोजन। तो NH3 का सबसे ज़्यादा, फिर PH3, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमोनिक वाला, फिर विस्मित वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 18वें में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कैसे नोट्स में मिलेगा आपको, बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है? जब HNO3 धातुओं से अपचयित होता है तो भूरी गैस प्राप्त होती है। और आपको मैं बता दूं, ये कुछ बच्चे तो सोचते हैं सर हम किताब ला रखे हैं, हम क्या करें इस किताब का, कभी क्वेश्चन ही नहीं देते, इसलिए मैंने एक किताब का यह विषय क्वेश्चन दे दिया। भूरी गैस ओनली फॉर NO2 होती है और इनमें से कोई NO2 कोई रंगीन है कोई कैसी है
कोई उदासीन है, लेकिन बुरी गैस आपकी NO2 ही होती है, जो आपने इसके केस में बना लेड नाइट्रेट से आपने बनाया था। और देन लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? फिर आपके केस में ऑप्शन नंबर बन के आ गया सी। और SN2 यहाँ पे उभयधर्मी का काम में करता है इसके केस के अंदर, जैसे आपने पी ब्लॉक 11th क्लास में पढ़ा होगा। देन आई होप कि मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टेस्ट सबका बड़ा अच्छा गया होगा। हालांकि कम तैयारी में भी अच्छा गया होगा, क्योंकि इस पेपर का लेवल बहुत ही मतलब अच्छा था, इतना भी कमज़ोर नहीं था, बट मेरे हिसाब से थोड़ा इसका लेवल थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली था। जैसे अब तक आपने टेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा लेवल नॉर्मल था। और अब अपन लेने वाले हैं बड़ा क्वेश्चन, बड़ा टेस्ट लेने वाले हैं, चैप्टर भी कुछ बढ़ाने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्दी दी जाएगी इसके केस के साथ। चलो, थैंक यू सो मच, आपने देखा।